करना उचिया शाना नू की हथ लौड़ा आसमाना नू मैं हंसदे ही जीना मैं निकल गई गुमाना तू। ये अल्फाज जिस वक्त हम सिर्फ सुन ही रहे थे तो आंखें नम हो चुकी थीं। सोचिए कि जब ये कलाम पढ़ा जा रहा होगा तो कैफियत कैसी होगी। जब हम कैफियत वाली मौसीकी की बात करते हैं या गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को फैलाने की बात करते हैं तो इस वक्त पूरे बर्रे सग़ीर में आबदा परवीन से बड़ा कोई नाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूफ़ी शुरा के पैगाम को फैलाया और तसव्वुफ़ का ऐसा रंग खिला है कि हर सूफियाना अंदाज़ हमें नज़र आता है। कहीं आप यार को जाबजा, कहीं ज़ाहिर, कहीं छुपा देखती हैं और कहीं लोगों से कहती हैं मैं जानूं मेरा खुदा जाने। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ आबदा परवीन साहिबा ख़ुद मौजूद हैं, माई जी ख़ुद मौजूद हैं। माई जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे शो को वक्त देने के लिए, नया दिन को वक्त देने के लिए। यकीन मानिए कि मैं ख़ुद इस वक्त जिस कैफियत में हूँ शायद मैं अपने ऊपर काबू रख रहा हूँ लेकिन मैं अंदर से काँप रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अपनी खैरियत से हमें बताइएगा, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। बहुत शुक्रिया, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा माई जी, सबसे पहले तो आपसे तो गुफ्तगू करता ही जाए इंसान तो ख़त्म ना हो वक्त, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन आगाज़ यहीं से करते हैं जो अभी तू झूम एक नया कलाम है माशाल्लाह से। इस वक्त तू झूम की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। मुझे बताइएगा थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया और फिर किस तरीके से पूरा ये सफ़र जो है यहाँ तक आया, ज़रा इस पे ज़रा शेयर कीजिए हमसे। जी 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 बस वो एक दफ़ा जुल्फ़ी साहब से वो जो हुआ था नसीबो लाल जी का उसमें क्रिकेट के, तो फिर मैंने उनको बड़ा दाद दिया जुल्फ़ी साहब को कि बहुत ही अच्छा आपने इसको बनाया है। और मैंने कहा कि नसीबो लाल जी से और भी काम करें क्योंकि इनको राजस्थानी जो मौसीकी का सिलसिला है वो इनके पास बहुत अच्छा है, तो आप उनसे काम करें। तो बस फिर वो अपनी वो जो बयान फरमाते हैं कि उसके बाद फिर जो है वो एक जहन में आना शुरू हो गया कि किस तरह से होना चाहिए। तो बस इस तरह से वो एक आप समझें कि ये खुदा सही का मोजज़ा हो गया है, बस मोजज़ा है और कुछ भी नहीं है। हम में तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दें क्या लागे है मेरा। वाह, तो बस बिल्कुल माई जी। अच्छा, मैं यकीनन आपसे इस पे भी बात करूंगा और आपसे कई मरतबा बहुत से लोगों ने उस छोटी सी वीडियो क्लिप में जो इंकिसारी है उस पर भी सवाल किया। मैं ज़रूर उस पर करूँगा आगे चल के। अभी मैं ज़रा माई जी ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जी इतने साल हो गए आपने पीटीवी को अपनी आवाज़ दी, फिर पूरी दुनिया, आप पड़ोसी मुल्क भी गईं, लेकिन बहुत से लोग शिकवा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन ये दिल में बात ज़रूर रखते हैं कि कभी फ़िल्म में हमने माई जी की आवाज़ को नहीं सुना। ऑफ़र्स भी बहुत ज़्यादा आई, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं सरहद पार से भी ऑफ़र्स आई, लेकिन क्यों आपने फ़िल्मों में अपनी आवाज़ नहीं दी? इसके पीछे क्या वजह है? बस इस हाल में क्यों और क्या का कोई मकसद ही नहीं बयान होता। बस वो जो वहाँ से आता है ना वही बयान होता है, ज़बान से कुछ बयान नहीं हो सकता, क्या करूं। एक बड़ी ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, उन्होंने रस्म शागिर्दी की, आपने उनको अपनी शागिर्दी में लिया। तो माई जी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपकी शागिर्दी में आना चाहे तो आप एक गायक में, गुलकार में क्या देखती हैं? आजकल के जितने बच्चे आ रहे हैं किस तरह का टैलेंट है उनका? असल में ये अंदर का जो ज़ौक़ है और इश्क है वो ही आदमी को राह दिखाता है और सीखने का शौक़ जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी बिल्कुल एक
जैसे अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप, दूसरों को चैलेंज ना करें, अपने आप को चैलेंज करें। मैं चाहूँगा कि आपसे हमें जो इनायत हो जाए, अब वो हमारे लिए बासादत होगा। मैडम आपदा प्लीज़। निगाह है यार जिसे आशना राज करे, निगाह है यार जिसे आशना राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। जी, अच्छा माई जी, यकीनन ये एक ऐसा रंग है जिसमें रंग जाए इंसान तो फिर उसे कहाँ दुनिया की फ़िक्र होती है। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आप वैसे तो जो शोरा हैं वो सारे ही सबको पसंद होते हैं। आपका अपना पढ़ा हुआ, गाया हुआ कोई कलाम जो आपका अपना फ़ेवरेट हो? हमारे तो सारे ही फ़ेवरेट हैं। बस मुझे तो सारे पसंद हैं, बहुत पसंद है, क्योंकि इस पे इतना काम हम करते हैं, रिहर्सल इतनी ज़्यादा होती है, और बुजुर्गान दीन का कलाम जो है वो एक नशा है, बस रूहानी नशा है। अब जैसे हज़रत बाबा कबीर साईं का जो है दोहा है, बीखा बीखन रहमतुल्लाह अलैह, बीखा बात अघम की, यानी राज की बात, बीका बात अघम की कहन सुनन की नाही, बीखा बात अघम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाही। यानी जिस राज का अगर पता चल जाए तो वो बिल्कुल जैसे जेवर संभाल के रखते हैं, इस तरह से उस गुफ्तार को संभाल के रखना चाहिए, उस कैफियत को। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं, कि उसने इस राज को समझा ही नहीं कि उसने कह दिया। तो बस बुजुर्गान दीन का एक सिलसिला जो है वो उनका ज़ाती नहीं है, वो उस ज़ात से है। माई जी, आप जो है सरहद पार भी गईं। भारत में आपने बड़े जो वहाँ के म्यूज़िक शोज़ थे उनको जज भी किया। यकीनन जो हुकूमतों के आपस के मामलात होते हैं वो तो उनको दूर करें, लेकिन आपस में लोगों की मोहब्बतें कैसी आपने पाई? आप वहाँ आशा भोसले के साथ बैठी, आप बप्पी लहरी के साथ बैठी, आपस की लोगों की मोहब्बतें को कैसे पाया आपने? उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। और अभी भी मेरा लता जी से उनसे मेरी बात होती रहती है, और बड़ी बड़ी किस्मत है कि इतने बड़े लोग जो हैं वो इतनी अपनायत देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कि जैसे एक घर के अफराद नहीं होते, इस तरह से मोहब्बत है कि कोई दरार ही नहीं है कोई इस किस्म की। वाह! तो इस तरह से जो थोड़ी बहुत नफरतों की दीवार भी हायल होती है, वो यूं ही तसव्वुफ के रंग से छटती जाती है, गिरती जाती है। माई जी, अब मैं चाहूँगा वो सवाल जो आपसे बहुत हो चुका है, और वैसे आप इतनी माशाल्लाह डाउन टू अर्थ हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप इस पे ज़िच होंगी, लेकिन फिर भी ये मेरा आपसे अपना ज़ाती सवाल भी है कि अभी गाने की रिकॉर्डिंग नसीबुल के साथ, साहिबा के साथ जब आपकी हुई, क्या माहौल बना उस वक्त? आप आईं, वो आपके जो है आपके लिए वो अपनी जगह छोड़ के उठ गईं, आप आगे आईं, इज्जो इनकसारी का अजीब सा माहौल बन गया था। मैं चाहूँगा कि हमारे लिए भी, हमारे नाज़रीन के लिए भी वो थोड़ा सा बयान कर दीजिए। बस असल में कोई ये हिसाब थोड़ी होता है कि और मैं खड़ी रहूं, और ये एक तकब्बुर का मंजर है, ये मोहब्बत का मंजर नहीं है। तो यानी उस तकब्बुर को गिराना है ना, और जो एक मोहब्बत का दर्जा जो है उसको बढ़ाना है, अदब का और लिहाज का। ये तो बड़ा एक करम है मौला की तरफ से। ये हमारा अपना नहीं है, हमारा अपना नहीं है। तो
इस तरह से वो एक सिलसिला जो एक सच्चाई का है और अदब का है, वो तो है ही पंजतन पाक का सिलसिला। जैसे जनाबे अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे अदब के और इमाम भी थे। तो ये सारी इमामत जो है ये वहाँ से ही है, हर चीज़ जो है वहाँ से आई है, और जो वहाँ से आई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो ज़ात जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो ज़ात से ज़ात का ताल्लुक है, कोई इसमें आज़म से भी ताल्लुक नहीं इस ज़ात का, बस ज़ात ही ज़ात है। बेशक, बेशक। अच्छा माई जी, जितना अहम होता है एक अच्छा कलाम पढ़ना, उतना ही अहम होता है अच्छे सुनने वाले भी मयस्सर आना। यानी कि आप अपना कलाम पढ़ते जाएं लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे, तो इंसान को होता है कि ए खुदा, क्या मुझ में आज कोई कमी है? क्या मेरी ज़ुबान में कोई लुकनत आ गई है? मेरी आवाज़ में कोई दरार पैदा हो गई है? तो इंसान अपने ऊपर शक करने लगता है। तो मैं आपसे ये चाहूँगा पूछना कि आपको कलाम पढ़ने में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कहाँ महसूस हुआ, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी आज तक आपने खुद कहाँ महसूस की? अब जैसे आपने सवाल फरमाया कि असल में ऑडियंस जो है वो अपने अंदर की है। जब अपने आप गुरु होंगे तो रंग जमता है, फिर वो महफिल एक कलाम, सारी महफिल से मांगना पड़ता है। वो ऑडियंस से तो वो तो शामिल हो जाती है, फिर हमारा कलाम भी उसमें शामिल हो जाता है, मगर अपने आप को सुनाना पड़ता है, रूबरू होना, और वो तो बस उससे रूबरू हो जाता है आदमी। जब वो सुने तो फिर पूरा जहान सुनता है, पूरा जहान सुनता है, वो सुनाए तो। यानी कि मैं आपकी इस गुफ्तगू को एक शेर में बंद करना चाहूँ तो, मैं राजी अपनी ज़ात तो, मैं उत्ते अपनी औकात तो, मैं उत्ते अपनी औकात तो। जी वाह 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 वाह। अच्छा माई जी, सवालात का सिलसिला तो आपसे जारी रहेगा। मैं एक बार फिर मौदबाना आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार मेरा पर्सनल फेवरेट, यार को हमने जा बजा देखा, अगर कुछ हमें इनायत करें तो फिर बड़ी सादत की बात होगी। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, फानी कहीं बका देखा, मौला मौला यहाँ होना न होना है, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना न हो जाए, यार को हमने जा बजा देखा। बहुत 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 इंतहाई खूबसूरत माहौल बना हुआ है। माई जी, आने वाले जो अब गुलकार हैं, हमारी मिट्टी जो है वो इतनी सौंधी है, उस मिट्टी की खुशबू, उस मिट्टी से जुड़े लोग जो हैं, वो चाहे आप हों, चाहे थर की बुलबुले सहरा हों रेशमा जी,
आने जी, वाले जो बच्चे हैं, आने वाले गुलकार हैं, जी, उनको अगर जी, आप एक, वैसे तो आप इदारा हैं, इदारे से बढ़कर हैं, आपसे सीखना तो पूरी ज़िंदगी भी किसी की सर्फ हो जाए तो बेजा नहीं, लेकिन वो कुछ चंद बातें जो आप आने वाले गुलकारों को नसीहत के तौर पे बताना चाहें, जिससे वो बहुत जी, जी। अच्छे गायक और गुलकार बन सकते हैं। बस ये है कि रियाज़ नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो ज़ाहिरी बात यही है कि रियाज़ नहीं छोड़ना चाहिए और इससे हमेशा इश्क करना चाहिए। मौसीकी इल्म जो है वो ऐसा ही है। और फिर असली बात ये है कि जो जो सीखने का अमल है, वो बड़ा एक बहुत ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए दिल में। बिल्कुल तालिब इल्म जो है, वो हमेशा तालिब इल्म रहना चाहिए। आर्टिस्ट को एक फ़कीर की तरह होना चाहिए कि जहाँ भी, जिस जगह से उसको मिले, वो ले लेना चाहिए। कमाल, कमाल, कमाल। और गुफ्तगू में कब वक्त इतना आगे बढ़ गया कि मालूम ही नहीं हुआ। पता ऐसा चला कि शायद कोई घड़ी है और रेत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे सिरकते सिरकते जो है दूसरे सिरे तक आ चुकी है। बड़े लोगों की बात ही यही होती है कि वो गुफ्तगू का ऐसा लामुतनाही समंदर में इंसान को गोता दिलवाते हैं कि इंसान कब डूब जाए पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो माई जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन एक आखिरी कलाम हमारी नज़र फरमाते हुए जाइए। जी। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। नदी किनारे धुआं उठे, नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कुछ होए, जिस कारण मैं जोगन बनी, कहीं वो ही न जलता होए, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नवाजिश, इस उम्मीद के साथ कि आप आने वाली नस्लों को इसी तरीके से मुतासिर करती जाइए, हमें इसी तरीके से सिखाती जाइए, और अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो आपका कलाम पढ़ने में तो हमें माफ़ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। आप दावत दी, आपने मुझे दावत दी, मुझे इज्जत दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत इस शुक्रिया। समा टीवी की बहुत, और आपकी फैसल साहब की। बहुत शुक्रिया माई जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ सूफियाना कलाम की मलका, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली और सूफियाना कलाम के ज़रिए पैगाम पहुंचाने वाली आबदा परवीन साहबा हमारे साथ मौजूद थी।
सो वेलकम बैक। ख्वाजा सरा भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ताहम पाकिस्तान में अपनी मेहनत और लगन से आला तालीम हासिल करने वाले ख्वाजा सराओं की कमी नहीं है, जो अपनी सलाहियतों से अपना नाम और मुकाम बनाना जानते हैं। कराची की रिहायशी ख्वाजा सरा ने इकबाल के इस शेर को हकीकत में बदल दिया है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। सारा गिल ने MBBS का इम्तहान पास करके पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है और उन्होंने मेहनत की और वो तमाम स्टीरियोटाइप्स जो कि हमारे माशरे में रुकावट बनते हैं उन सब को तोड़ते हुए, उन सारे बैरियर्स को हटाते हुए अब ये मकाम हासिल किया है। तो क्यों ना हमसे बात करें। हमने सोचा कि सारा को अपने स्टूडियो में बुलाएं, तो सारा हमारे साथ मौजूद है। सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मुझसे बुलाने के लिए और लोगों तक ये स्टोरी और ये मैसेज पहुंचाने के लिए। तो फिर अपने अल्फाज में बताएं कि व्हाट्स योर स्टोरी, किस तरह ये तमाम तर सफ़र शुरू हुआ, किस किस ने आपका साथ दिया और किस अपने ने आपका साथ छोड़ा बीच में? स्टोरी मेरी कहते हैं ना, एक ऐसी लड़की की ही स्टोरी जैसी है जिसको माशरा या उसके घर वाले या सोसाइटी आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं मानती हूँ मुझे तमाम वही तकलीफ पेश आई जो हमारे माशरे में एक औरत को पेश आती हैं अपना मुकाम बनाने में। हाँ, कुछ चीज़ों में मुझे ज़्यादा मुश्किलात पेश आए, क्योंकि जैसे कि एक लड़की को अगर कोई रोड पे छेड़ता है तो 10 भाई कहीं ना कहीं आ जाते हैं, पर अगर हमें कोई छेड़ता है और हम कुछ बोलें तो 10 और आ जाते हैं छेड़ने के लिए। तो थोड़ा सा है, लेकिन जब मैं आज रिज़ल्ट अपना देखती हूँ, एंड का मुकाम देखती हूँ, इज़्ज़त देखती हूँ माशरे में, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से वापस ऊंचा हुआ, अपने बाप को मुझे वापस अपनाते हुए देखती हूँ, उनको मुझे अपने मुंह से बेटी कहते हुए देखती हूँ, तो उन तमाम तकलीफ़ पर पानी फिर जाता है। मैं कहती हूँ चलो अल्लाह ने मुझे देर से दिया पर सही दिया। रही बात साथ की, तो साथ तो सच कहूँ शुरू में किसी ने नहीं दिया। साथ अगर शुरू में किसी ने दिया तो वो मेरी ट्रांस कम्युनिटी थी, जिन्होंने मुझे अपनाया, जिन्होंने मुझे उस वक्त अपनाया जब शायद मेरे अपने तैयार नहीं थे मुझे अपनाने के लिए, या शायद जब अगर मैं डॉक्टर सारा नहीं थी और सिर्फ उनके लिए एक शर्म, सो कॉल्ड शर्म का सिंबल थी सोसाइटी की वजह से। और जहाँ तक लोग बोलते हैं मेरी कम्युनिटी को कि वो ये करती हैं या वो करती हैं, मैं सच कहूँ शुरू में मेरा भी यही ख्याल था, जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ। और सच कहूँ तो उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे मेरे लिए, लेकिन वो वही कर सकते थे जो उनकी हदूद में था। उससे आगे का जो सफ़र है वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी कम्युनिटी के अंदर मुझे मैं एक ऐसी ट्रांस नज़र आई जो कि एक बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी। मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान एयरफोर्स से है, मैंने बहरिया कॉलेज से पढ़ा था। तो मुझे लगा कि इनमें से अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं उन चंद ट्रांसजेंडर्स में से हूँ जो ये चेंज कर सकती हैं। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इशू था कि हमें ट्रीट नहीं किया जाता, डॉक्टर सेंसिटाइज नहीं है एज सच, डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। तो ये एक वेकअप कॉल था। देन पेशावर में एक इंसिडेंट हुआ अलीशा वाला, जिसके अंदर उसकी डेथ इस वजह से हो गई कि यही सोचा नहीं जा रहा था इसे मर्द में रखें या फीमेल में रखें। वो पेशेंट है, डॉक्टर्स का फर्ज था उसे ट्रीट करना। आप किसी वार्ड में भी रखते, नहीं भी रखते तो ट्रीट कर दो एटलीस्ट, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये एक अलीशा का केस ऐसा था जो कि रिपोर्ट हुआ था, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो होते हैं और रिपोर्ट नहीं होते। सही। वो एक वेकअप कॉल था मेरे लिए। सही, वो एक वेकअप कॉल था आपके लिए। अच्छा सारा, इससे पहले भी मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है और उससे पहले आप पढ़ रही थी, जब आप स्ट्रगल कर रही थी, तो डेफिनेटली आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि यू कैन डू इट, और माशाल्लाह यू हैव डन नाउ। तो सारा ये बताइए, जब आप अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हैं, उस कम्युनिटी को अब आपके ऊपर कितना प्राउड है, क्या रिएक्शन है उस कम्युनिटी का? एक अभी कोक स्टूडियो को गाना आया है तू झूम, तो मेरी कम्युनिटी में ना अभी कल से वो झूम रही है। इतनी सेलिब्रेशन है, इतना खुशी है, क्योंकि ये मेरी अकेले की जीत नहीं थी। मेरी जीत, एक सारा की जीत, ये पूरी ट्रांस कम्युनिटी को जीत थी। आज फेसबुक पर ना मैं देखती हूँ हर कम्युनिटी मेंबर का आर प्राइड सारा, हमारी मलाला, हमारी बेनज़ीर, मतलब वो ऐसी लेडीज़ के साथ मुझे कंपेयर कर रही हैं जो कि एक
इंस्पिरेशन है और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। कम्युनिटी का एक स्टीरियोटाइप टूटा है। हाँ। मैं डांस फंक्शंस या किसी चीज़ को बुरा या अच्छा नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि लोग सोचते थे कि हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया उस चीज़ को बदलने के लिए। देखिए, हमारी जो सकाफत में ट्रांसजेंडर शुरू से थे, वो तो सिर्फ जब गोरा आया तो चीज़ें डिवाइड हुई, हमें अंडर द कारपेट्स कर दिया गया। ये हमारी सकाफत नहीं थी। हमारी सकाफत में ख्वाजा सरा हमाम में भी जाते थे, शाही वज़रा थे, वो आला मुकाम पर थे। तो आज जो मेरी जीत है, ये पूरी कम्युनिटी की जीत है और सबको हमने बताया है कि हम अपना मुकाम वापस से हासिल कर रही हैं, जिस तरह वुमेन्स ने क्लेम की अपनी आपकी जीत भी है और एक बड़ी आपकी सक्सेस भी है और दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ा मेगा शिफ्ट भी है। वो जो स्पेस है आपके, जो एक जनरेशन गैप है, उस हवाले से बताइए उन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपने एक मिसाल सेट की है, एक एग्जाम्पल सेट की है। अच्छा, ये जनरेशन गैप है ना, वाकई जिस तरह नॉर्मल फैमिलीज़ के अंदर भी जनरेशन गैप होता है, तो मेरी पुरानी जनरेशन के वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ अर्निंग डिफरेंट थे। जब अब ये जनरेशन आई है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है और वो कुछ करना चाहती है। वो कहती है ठीक है, हमारे पास ये नहीं है, मैं भीख मांग लूँगी, मैं फंक्शन कर लूँगी, पर उस पैसे से मैं पढ़ूँगी भी सही, मुझे फ्यूचर में ये करना है। तो जनरेशन क्लैश हर जगह होता है, हमारे पास भी था, लेकिन अब 10 इयर्स गुजर चुके हैं पूरी मूवमेंट को, तो अब वो जनरेशन भी समझ चुकी है कि यार इन्होंने कुछ अलग करके ही जाना है। थोड़ा बैकलैश शुरू में मुझे आया, थोड़े प्रोटेस्ट भी हुए मेरे खिलाफ, इंग्लिश बोलती है तो ख्वाजा सरा नहीं है या ऐसा कुछ, पर वो कहते हैं ना, चंद लोगों के लिए मैं, जो मेरी कम्युनिटी ने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार किया, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। क्योंकि आप इतनी बिजी पर्सन चल रही हैं आजकल, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो मैं आपसे थोड़ा सा वक्त और लूँगा और आखिरी सवाल ये है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द फ्यूचर? क्योंकि इंसान अपना मकाम बनाता है और लीडर वही होता है कि वो सिर्फ अपना मकाम ना बनाए, बल्कि अब आगे आने वालों के लिए भी अपनी राह आसान करे, उनके लिए भी राह आसान करे। तो मैं चाहूँगा ज़रा बताएं कि आगे आप क्या सोच रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, नॉट ओनली अपनी कम्युनिटी के लिए, दीगर लोगों के लिए। जी बिल्कुल। मैं सच कहूँ तो मैं अब एज अ पाकिस्तानी होने पर मुझे पहले भी फ़ख्र था और अब भी है। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपनी नेशन को और कितना प्राउड करवा सकती हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, दुनिया में गिनी चुनी ट्रांस डॉक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम आया है। तो मैं एज अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव या हीरो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी नेशन को और प्राउड कराऊँ। मेरा अभी प्लान FCPS करने का है और सेकंड ऑप्शन MPH है, तो आई विश मैं ऐसा कर पाऊँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरी कम्युनिटी है उसके लिए मैं एक लाइन हर जगह यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे लोग लेडी गागा ना बोल दें, वो भी हर जगह यही अक्सर एक लाइन यूज़ करती है। वो ये है कि आई माइट बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन डॉक्टर ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान, बट आई वॉन्ट बी द लास्ट। ये स्टार्ट है, मैं और सारा बनाऊंगी। और ऐसी बहुत सी ट्रांस एक्टिविस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे मून है, बिंदिया जी हैं, जहरिश हैं, और जिनका नाम मैं नहीं ले रही उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये रुकेगा नहीं। और इंशाल्लाह मेरा जो गोल है ना, वो नेशनल अवार्ड्स की तरफ है। मैं पाकिस्तान की तरफ से ट्रांस कम्युनिटी को नेशनल अवार्ड मिलते देखना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा, आप आई और आपने इतनी प्रीशियस बातें हमारे साथ शेयर की। वी प्राउड ऑफ यू। और इनके लोग जो हैं वो जब होते हैं तो डेफिनेटली फैसल हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पाकिस्तान में भी अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, भले करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। नया दिन, एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर है। आज भी हम आपके लिए कई तल्ख और हल्के फुल्के मौज़ूआत लेकर आए, लेकिन सबसे पहले हम अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। वतन दुश्मनों ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है। लाहौर का इलाका नई अनारकली, यहाँ धमाके से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए।
तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और जिस वक्त ये खबर सामने आई उस वक्त मैं घर पर मौजूद थी और मैं टीवी देख रही थी और टीवी में जो मैं मनाजिर देख रही थी वो इतने कर्बनाक मनाजिर थे। और मैंने जब देखा कि किस तरह से ख़वातीन जा रही हैं, किस तरह से चीख पुकार हो रही है, किस तरह से आहो बका का मंजर है, उसके बाद फिर यही बात समझ में आती है कि सबसे पहले तो हमें वाकई में दहशतगर्दी की इस नई लहर से निपटना होगा। जिस तरीके से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी कह रहे थे कि कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी खासा ख़तरा है दहशतगर्दी का, तो वाकई में अब हमें इन दहशतगर्दी से निपटना होगा। और जिस तरह से एक दफ़ा फिर ये वार किया है दुश्मनों ने लाहौर में और जो हाल है, जो मनाजिर हम देख रहे हैं, इसके बाद हम यही कह सकते हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान दहशतगर्दी की लहर से गुजरा, इससे पहले भी हमारी बहादुर कौम ने इसी तरह से दहशतगर्दों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। और अब हम देखते हैं कि फिर से ये सानिया हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम हनीफ साहब ने, ब्यूरो चीफ लाहौर है, और इनसे बात करेंगे। नईम साहब, इंतहाई अफसोसनाक ये सानिया हुआ है, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब PSL होने वाला है और ये तमाम खुशियां अब आने वाली हैं, तो PSL को सबूताश करने के लिए ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इवेंट जो है हमारा, एक सालाना इवेंट है और इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है PSL दुनिया का। अब 27 जनवरी से उसका आगाज़ है इंशाल्लाह, और 27 फरवरी तक ये जारी रहेगा। तो उसके कुछ अर्सा पहले इस तरह की जो बर्बरियत हुई है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आजकल शादियों का सीज़न है और ये लाहौर की सबसे एक बड़ी और सबसे सस्ती मार्केट है जहाँ पर एक आम आदमी भी शॉपिंग के लिए चला जाता है। मैं ये शेख रशीद साहब ने पहले कहा जी थ्रेट अलर्ट था, फिर उन्होंने अपने ही बयान की तरदीद कर दी कि नहीं वो एक कन्फ्यूजन थी, उनको ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि लकीर पीट रहे हैं हमेशा की तरह हम, बहुत से वाक़यात के बाद जिस तरह हम जो है मजम्मत करते हैं। मैं मौजूदा जो हुकूमत है, जिस तरह 3 साढ़े 3 सालों में इस कौम को और पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह लाहौर के अवाम को ना जो है वो रोज़गार दे सकी, ना वो सेहत की सहूलियात दे सकी, ना उनकी बुनियादी जो एक हकूक़ हैं वो उनको मिल सके। अब सूरत हाल ये है कि उनको जीने का हक भी जो है और तहफ़्फ़ुज़ वो भी देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यासिर जो है 17 साल उसकी एज है, रहीम यार खान का वो रिहायशी है। आप जो है अपने रैकी से और अपने तमाम तर जो इंटेलिजेंस है उससे अगर इन दरिंदों तक पहुंच भी जाते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा भी देते हैं, यासिर के ख़ानदान को यासिर कौन देगा? साबिर जो कराची से लाहौर घूमने के लिए आया था, सैर करने के लिए आया था अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के साथ, और पहली दफ़ा वो लाहौर देखने आया था, 9 साल का बच्चा, उस ख़ानदान को साबिर कौन लौटाएगा? रमज़ान जिसकी बच्ची है, 1 साल उसकी उम्र है, उसकी बेटी को उसका बाप कौन देगा? इस चीज़ का जवाब जो है इस हुकूमत के पास नहीं है। सेफ सिटी जो कैमराज हैं जहाँ पे ये वाक़या होता है, वो सेफ सिटीज़ कैमरा, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ गुज़िश्ता कई माह से वो सेफ सिटी कैमराज नाकारा हैं, मगर उनका जो माहाना बजट है वो सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो वसूल कर रही है। पूरे लाहौर में 8000 कैमराज हैं, जिसमें जो मैक्सिमम कैमराज हैं वो नकारा हैं, वो काम नहीं कर रहे। अब 1,08,000 कैमरास भी लगाए जाएं तो वो लाहौर जैसे एक बड़े शहर में कम है, और इस वकुआ की जगह पे जो कैमरास हैं वो बिल्कुल नकारा हैं। क्या ये कैमरास सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं, ये तमाम तर जो इंतजाम इसलिए किए जाते हैं कि पता चल सके कि किस तरह का वाकया हुआ, कौन आया, किसने वो बैग रखा, उसकी पहचान की जा सके? क्यों नहीं इस तरह हो सकता कि वो वाकया होने से पहले हम उसको किसी तरह रोक सके? कोई एक वाकया हुकूमत वक्त बता दे, सेफ सिटी अथॉरिटी बता दे, पुलिस का महकमा बता दे। आपने 4 DIG गुज़िश्ता चंद सालों में जो है वो DIG चेंज कर दिए आपने, DIG, और उसके अलावा 6 से 7 आपने IG तब्दील किए हैं। आप किसी ऑफिसर को थोड़ा अरसा काम तो करने दें। आप खुद कहते हैं कि आपको 5 साल पूरे करने दें, वज़ीर आला पंजाब फरमाते हैं, तो फिर मुझसे आप पूछिए मेरी परफॉर्मेंस का, जबकि आप किसी भी इदारे का जो सरबराह है उसको आप 6 माह से ज़्यादा वक्त नहीं देते और उसको आप हटा देते हैं। अब वो अपने प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाता,
वो जो है वो उस तरह से सद्देबाब नहीं कर पाता उन चीज़ों का और उन जुराइम का, उन क्राइम का, उन जुराइम पेशा अनासर का, उन नेटवर्क को नहीं पहुंच पाता कि आप उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे तो तलवार हर वक्त लटकती रहती है। सुबह कोई भी किसी भी इदारे का सरबराह जब घर से निकलता है तो, या पंजाब में तो यही हो रहा है, उसको ये नहीं पता होता कि वो आज शाम तक वो अपनी उस सीट पर मौजूद है या नहीं है। तो पंजाब हुकूमत जो खास तौर पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, स्ट्रीट क्राइम जिस हद तक बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी यहाँ पर जिस हद तक बढ़ चुकी है, महंगाई यहाँ पर जिस हद तक बढ़ चुकी है, मैं फिर वही बात करना जी नईम साहब, ये मैं आपसे आगे चल के ये भी पूछूंगा कि जिस किस्म का इलाका है, किस किस्म का है और यहाँ पे वॉक थ्रू के गेट्स के क्या इंतजाम है, लेकिन उससे पहले 13 महीने में ये दूसरा बड़ा वाक़या हुआ है लाहौर में। इससे पहले आपको याद होगा हाफिज़ सईद साहब के घर पे ख़ुदकुश हमला हुआ था, तो उस केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, उस केस की तहकीकात भी वहीं तक पहुंची जिस तरह अनगिनत वाक़यात हुए और मासूम जाने जो हैं, मासूम शहरी जो हैं, वो दरिंदगी का निशाना बनते रहे, बर्बरियत का निशाना बनते रहे। उस केस की तहकीकात भी बिल्कुल वहीं फैसल अभी पहुंची हैं, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई जो है वो उन अनासर तक, वो मजम्मतों की हद तक महदूद है। एक दहशतगर्दी की 780 दफ़ा के साथ एक FIR बिल्कुल दर्ज है। ये जो इलाका है, 3 थाने यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबसे बड़ी ये लाहौर की मार्केट है और यहाँ पर रेट बहुत कम, यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, यहाँ पर ज्वेलरी की दुकानें हैं, यहाँ पर बिल्कुल एक फैमिली अगर पुरानी अनारकली नीला गुंबद से फैसल दाखिल होती है इस मार्केट में और लोहारी निकलने तक बच्ची के जहेज़ का मुकम्मल सामान जो है वो वहाँ से दस्तयाब है, आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अच्छा जी, 3 थाने इसके करीब तर हैं। पुरानी अनारकली थाना कुछ फासले पर है, भाटी थाना उससे थोड़ा सा दूर है और जो लोहारी थाना है वो हार्डली 1 से 2 मिनट के फासले पर है। मगर पूरी इस मार्केट में कल के दिन में और एक अहलकार जो आप कहते हैं ना कि कोई वहाँ पे गश्त हो रहा है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी मूव कर रही है, उनके दाखिली रास्तों पर कोई वॉक थ्रू गेट नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मजम्मतों के बाद और कुछ दिन के जो है वो रेड्स के बाद और प्रेस रिलीज के बाद यहाँ पर ये इंतजाम अब भी नहीं किए जा सकेंगे। सिर्फ एक चीज़ की इंक्वायरी करवा ली जाए। सेफ सिटी अथॉरिटी पूरे लाहौर में जिसने 8000 कैमरास लगाए हैं, वहाँ पर जो कैमरास मौजूद हैं, अरबों रुपए के साथ ये इस अथॉरिटी का क़याम जो है वो वजूद में आया है और करोड़ों रुपया इसका माहाना बजट है। वो कैमरे नकारा क्यों थे? उसका जिम्मेदार कौन है? इसके दाखिली और खारजी रास्तों पर इस मार्केट में पुलिस एहलकार क्यों नहीं थे? वो तलाशी क्यों नहीं ले रहे थे? सर्चिंग क्यों नहीं कर रहे थे? इस चीज़ का जवाब कोई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक डंग पाऊ लाहौरी ज़ुबान में जो कहते हैं वो अमल जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक कमेटी बन जाएगी, कमेटी के बाद एक DIG ऑपरेशन लेवल के ऑफिसर को फारिग कर दिया जाएगा, एक आध मुतलका SP को फारिग कर दिया जाएगा और मरी की रिपोर्ट की तरह यहाँ भी एक रिपोर्ट मुरद्दब करके एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की सूरत में वो जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला को पेश करके फोटो सेशन किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और जब रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी, तहकीकात कंपाइल हो जाएंगी, तो फिर एक तस्वीर भी खिंचवाई जाएगी। तो बहुत शुक्रिया नईम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में सिर्फ ये धमाके ही नहीं हो रहे, लाहौर में कत्लो गारत और भत्ताखोरी में भी मुलविस माफिया ने इंसानी जान की साइकिल और चंद हजार रुपए लगा दी है। मामूली उजरत के लिए जान लेने वाले ये कौन है और इन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है, ये जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो फैसल, हमने देखा कि लाहौर में जो बदअमनी के वाक़यात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जिस तरीके से ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, घरों पे फायरिंग के सिलसिले में जो कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में क्रैकडाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी ने इंकशाफ किया है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयानी हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। अब तफसीलात के मुताबिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक की ऑडियो सामने आई है और सहाफ़ी इरफान हाशमी बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की ऑडियो सामने लेकर आए हैं। इस ऑडियो में चार्ल्स गथरी राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक बता रहे हैं। बिल्कुल, और चार्ल्स गथरी ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। चार्ल्स गथरी का ये भी कहना था कि दस्तावेजात का पूरी तरह से वो मुताला नहीं कर सका।
इल्म था नवाज शरीफ से मुतालिक इसमें कोई बड़ी बात है। दस्तावेजात को सरसरी देखने के बाद इनकी तस्दीक कर दी और इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की ऑडियो आप सामने ले आए हैं, क्या इस ऑडियो की आपने फोरेंसिक कराई है? जी, आपको एक बात बताऊं कि बरतानिया के अंदर आप जब भी कोई चीज पब्लिक करते हैं, पब्लिश करते हैं, या कोई चीज आपके पास आती है बतौर सहाफी, ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी होती है कि आप पहले अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन पूरी करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपको किसी ने कोई चीज दी या आपके पास पहुंचती है, आपका सोर्स आपके पास कोई चीज लेकर आए, एविडेंस लेकर आए और आप उसको उठाकर छाप दें, क्योंकि ये आपकी सहाफती जिम्मेदारी भी है और आपको इसको पूरा करना है कि चेक किया जाए कि जो भी एविडेंस है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको कैसे आप परख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये तमाम सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं अगर इसकी इंक्वायरी हो। तो इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका फोरेंसिक करवाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने लफ्ज सुना होगा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, लेकिन जिस फर्म को मैंने इस हवाले से एंगेज किया उन्होंने देवर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स। और इसका थोड़ा सा फर्क ये है कि कल को अगर इस कंपनी को अदालत में बुलाया जाता है तो हमारे पास इसकी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की, इन्वेस्टिगेटर्स की विटनेस स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं जो अदालत के अंदर पेश भी की जा सकती हैं। इस फोरेंसिक के अंदर दो चीजें बहुत ही अहम थी। पहली बात तो हमें ये चेक करनी थी कि क्या इसको कहीं पर टेम्पर्ड तो नहीं किया गया, कहीं पर कोई चीज ऐसी तो इस्तेमाल नहीं की गई जदीद टेक्नोलॉजी जिससे इस आवाज को बनाया गया हो मसनूई तरीके से, और वो उसी सूरत में चेक हो सकता था जब इसका फोरेंसिक करवाया जाता। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेटा डेटा, जब भी आप किसी ऑडियो को उसको छेड़ते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई टेम्परिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो मेटा डेटा मुकम्मल तौर पर जो है वो हिल जाता है। उसके अंदर कहीं ना कोई डेवलपमेंट जो है, तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मेटा डेटा मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट था, इसे नहीं छेड़ा गया, टेम्परिंग नहीं हुई और कहीं पर भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जो ये जिस बात का फैसला कर सके कि जनाब इस ऑडियो को जो है एडिट किया गया है। दूसरी जो चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने की भी, वो ये था कि हम ऑडियो की सैंपलिंग करवा सके, एनालिसिस करवा सके वॉइस का, कि जिस शख्स की इसमें ऑडियो है क्या उसी की है, किसी मसनूई तरीके से इसको जनरेट तो नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत सारी आवाज किसी भी शख्स की मसनूई तरीके से बनाई जा सकती है। मसला यहाँ पे ये था कि चार्ल्स गदरी साहब की किसी भी लेवल के ऊपर कहीं पर भी पब्लिक अपीयरेंस कोई नहीं है। कोई पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बंदा आता है, मीडिया टॉक करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, तो आपके पास आर्काइव्स में बहुत सारा ऐसा मटेरियल होगा जिसको आप चेक कर सकें। और जब इसको चेक किया गया तो एक इंटरव्यू इनका रिकॉर्ड पर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है जो एक टेलीविजन चैनल ने किया। वहां से इसकी ऑडियो को लिया गया क्योंकि वो वाकई चार्ल्स गद्दी की ऑडियो है। और हमने जब उसके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने इसको मैच किया तो वेव फॉर्म एक जैसी पाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हर इंसान की जो हाथों की लकीरें हैं, जो थंब इम्प्रेशंस हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, यूनिक हैं, जो दूसरे शख्स से उससे मुनफरिद बनाती हैं। इसी तरह आवाज की जो इसके अंदर जो सिग्नेचर है, यानी जो यूनिकनेस है हर शख्स की, वो मुख्तलिफ है। और इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया कि इसको चेक किया जाए। तो दोनों जो वेव फॉर्म थे, जब उनको कंपेयर किया गया और कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये चार्ल्स गदरी ही की आवाज है। इरफान, दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए, लेकिन क्या उस वक्त नवाज शरीफ भी कमरे में मौजूद थे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी ये सवाल 26 दिसंबर को जब हमने खबर ब्रेक की गई थी उसमें भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे, नहीं मौजूद थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। देखिए, एविडेंस बड़े वाजे हैं। एक बिल्डिंग है जो नवाज शरीफ की है, चार्ल्स गदरी साहब ये कहते हैं, और उन्हें बुलाया जाता है और उनकी मुतादिद बार नवाज शरीफ से मुलाकातें भी होती रही। और एक बिल्डिंग में जब नवाज शरीफ साहब आते हैं और वहां पर मुलाकातें भी करते हैं चार्ल्स गदरी से, ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है कि वो चार्ल्स गदरी से इससे पहले ना मिले हों। तो अब ये कहना एग्जैक्ट मिनोवन के जनाब उस वक्त जब ये सिग्नेचर्स हो रहे थे और वहां पे मौजूद था या नहीं था, मेरा ख्याल है कि चार्ल्स गदरी की स्टेटमेंट के बाद
पीछे कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि अगर हम ये कहें कि उस वक्त कौन मौजूद था या कौन नहीं मौजूद था, क्योंकि चार्ल्स गडरी ने अपनी स्टेटमेंट में जो इस एविडेंस के अंदर मौजूद है कहा कि इर्द गिर्द के लोगों के जो तासुरात थे उससे ये महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होगा। तो इसका मतलब कि ही वाज अवेयर कि नवाज शरीफ कौन है और जज साहब जो सिग्नेचर कर रहे थे, जिनका एफिडेविट था, उनकी क्या हैसियत है और जो पेपर जिनके सामने था इसकी क्या अहमियत है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके बाद अब कोई जवाब रह नहीं जाता कि बिल्डिंग जिस शख्स की है और वो वहां पे किसकी इजाजत से गए। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि मेरी बिल्डिंग के अंदर या किसी भी शख्स एक जो मलकियत में जो बिल्डिंग हो या वो किराएदार हो तो उसकी मर्जी के बगैर कोई शख्स वहां पर आ जाए। ये चार्ल्स गडरी की स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि उसने सब कुछ कह दिया, इसके बाद कुछ रहता नहीं है बीच में कि हम पर्टिकुलरली ये सवाल उसको दोहराएं या उसके हवाले से कहें कि जनाब उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे, जब साइन किए जा रहे थे तो उठकर चले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो सिर्फ अब एजम्पशंस रह जाएंगी। हमें रिलाई करना होगा उस एविडेंस के ऊपर जो चार्ल्स गडरी ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहे, उस एविडेंस के हवाले से कहे, उस बयान हल्फी के हवाले से कहे और यकीनन राना शमीम साहब के हवाले से कहे। अच्छा इरफान हाशमी साहब, आपके मुताबिक सबूत का ये पहला हिस्सा है, मजीद शवाहिद की नौयत क्या है और कब तक जारी करेंगे? देखिए ये तो अब पब्लिकली अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन एक्सेस दैट। इसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी आपने अदालत में कोई चीज सबमिट करनी हो तो उसको अटेस्ट करवाया जाता है और वहां पे भी आपको नोटरी पब्लिक की जरूरत पड़ती है। तो एविडेंस को नोटराइज करवा के और एविडेंस अगर पेपर की शक्ल में होंगे तो अगर उन्हें स्टेटमेंट पेपर की शक्ल में हमारी चाहिए होंगी तो हम उन्हें नोटराइज करवा के यहाँ से भेज सकते हैं। हाँ, अदालतों में जब भी एविडेंसेस उन्हें चाहिए होंगे वो बिल्कुल हम हाजिर हैं। हमने पहले भी कहा था कि अगर पेश होना पड़ा, और उस वक्त आपको याद होगा मैंने एविडेंसेस रिलीज नहीं किए थे, और अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर अदालत कहती है कि जनाब आप आएं और ये एविडेंस अदालत के सामने पेश किया जाए और इसकी नौयत, तो हम डेफिनेटली इसके साथ कंप्लायंस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि एविडेंस ये पहला एविडेंस है जिसे रिलीज किया गया है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे तमाम लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इस स्टोरी से जुड़े हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से कुछ सवालात किए गए। मेरा इसमें इंटरेस्ट ये था कि हमारी वो अदालतें जहां पर इंसाफ लोगों को मिलता है उनके ऊपर अगर कोई बात हो रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। ये पहले सीरीज है एविडेंस की, इससे मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस मजीद भी मौजूद हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा वक्त आने पर। और ये सिर्फ ऑडियोज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब सीरीज ऑफ एविडेंस प्लस सीरीज ऑफ स्टोरीज भी मौजूद हैं जो हम इसके बाद जो है उनको भी ब्रेक करेंगे लंदन से कि आगे जो मजीद क्या होता रहा और किस तरह नोटरी पब्लिक का किरदार क्या रहा। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आफ्टर दिस नोटरी पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बरतानिया के अंदर। कोई शख्स अगर अपने ओहदे से या अपने जिस हवाले से भी वो काम करता है उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो चार्ल्स गडरी साहब इज इन ट्रबल वाटर्स राइट नाउ। अच्छा इरफान, गडरी इससे पहले अपने बयानात जो है वो बदलते रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कब की गई? देखें, ये पब्लिकली जो इंटरव्यू अवेलेबल है इससे पहले ये एविडेंस को सिक्योर किया गया था और यकीनन ये 10 नवंबर जिस दिन गालबन ये राना शमीम साहब बरतानिया आते हैं उसके बाद का ये एविडेंस है, उससे पहले का नहीं है। ठीक है, इवेंट के बाद ये एविडेंस जो है इसे सिक्योर किया गया जो हमने इस वक्त पब्लिक किया है। और इस इंटरव्यू यानी जो उन्होंने पब्लिकली इंटरव्यू दिया था उससे पहले इसको जो है सिक्योर किया गया था। और एग्जैक्ट टाइम एंड डेट, यहाँ पर मसला ये है कि वो लोग जो इसके साथ कनेक्टेड हैं उनकी सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरी मुतादिद बार उनसे बात भी हो चुकी है और मैं उनको शायद इस हद तक कायल कर सका कि हम इसको रिलीज करेंगे और खबर हम देंगे, लेकिन इस हद तक उन्हें मैं नाकाम रहा कन्विंस करने में कि वो पब्लिकली आकर बताएं। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर बता दूं कि किसी भी लेवल के ऊपर अगर अदालत के सामने पेश होना पड़ा तो विटनेस स्टेटमेंट उनका भी जारी हो सकता है। इसके ऊपर प्रिंसिपली एग्री किया गया है और जो सोर्स हैं उसको तो हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन अदालत के सामने इस चीज को रखा जरूर जा सकता है।
बहुत शुक्रिया इरफान आपका, नया दिन के लिए वक्त निकाला। और ये मामला अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे तूल पकड़ता जा रहा है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।